नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। एग्जाम गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक होना है बच्चों, वो क्या है? तो वो स्पेशली जो मैं ये दो लेक्चर आपको लोगों के लिए मैं बनाऊंगा जिसमें कोरोना से रिलेटेड। तो कोरोना वायरस क्या है, कैसे कोरोना हमें बीमार करता है और साथ ही साथ में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम हमें कैसे बचाता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा और पूरे वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, पूरा बीच बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगी जो आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होगी और साथ ही साथ में आप इस नॉलेज को गेन करके अपने घर में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन बड़े बुजुर्गों को इस कोरोना वायरस से बचाना हमें बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप जानकारी मिलेगी कि आप कैसे उन्हें बचा सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक खांसता है, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि खांसना या छींकना, यहाँ पर क्या होता है कि काफी बार कोरोना वायरस में ये कहा गया है, स्पेशल कहा गया है डॉक्टरों के द्वारा कि यदि आपको अगर खांसी या छींक आती है या सर्दी जैसे सिम्टम्स होते हैं तो आप उसको रुमाल में लेकर उसे छींकिएगा। क्यों? ऐसा ना करने पर क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति छींकता है तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और जब एक व्यक्ति खांसता है तो खांसने के दौरान करीब 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति अगर छींकता है तो छींकता हुआ व्यक्ति क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति छींकता है तो 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर खेल होता है कोरोना वायरस का। क्या होता है कि जब ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो इसके एक छोटे से ड्रॉपलेट्स के अंदर, एक छोटे से ड्रॉपलेट्स के अंदर यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कोरोना वायरस है और एक छोटे से ड्रॉपलेट्स के अंदर करीब 20 लाख, कितने, 20 लाख क्या होते हैं कोरोना वायरस एक छोटे से उस ड्रॉपलेट सलाइवा ड्रॉपलेट्स के अंदर आ सकते हैं। और ये क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति छींकता है तो छींकने की जो स्पीड होती है यहां से, तो वो क्या होता है कि उसके जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो वहां पे प्रेशर निकलता है, जो एयर निकलता है, बहुत जोर से जब स्नूचिंग की जाती है, छींका जाता है, तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होता है, ये सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और ये करीब करीब हवा में कितने, 1 मीटर तक जा सकते हैं। अब ये इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से कहा जाता है कि आप लोग क्या करें, जो भी एक दूसरे से सामाजिक दूरी 1 मीटर, यानी क्या होता है कि अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से बचना है, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि भैया उसे कोरोना वायरस है नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है कि आप उससे करीब करीब 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप उससे रहते हो तो ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस आपको इन्फेक्टेड करने के लिए बहुत हद तक कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1 मीटर की दूरी बनाना जरूरी है। साथ ही साथ में आगे देखते हैं पर अब सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि क्या कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है? क्या मतलब, क्या कोरोना वायरस हवा से किसी व्यक्ति को हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोरोना वायरस है तो यहां पर क्या हुआ कि हवा के द्वारा क्या वो कोरोना वायरस किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है? तो इसका जवाब मैं दो तरीके से देना चाहूंगा। इसका जवाब दो तरीके से देना चाहूंगा। सबसे पहले, हाँ, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? तो जब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, अभी हाल मैंने बताया कि जब छींकता है, जब कोरोना का इन्फेक्टेड व्यक्ति जब छींकता है तो उसके जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स होते हैं उस सलाइवा ड्रॉपलेट्स में 20 लाख के करीब कोरोना वायरस होते हैं। और वो सलाइवा ड्रॉपलेट क्या होता है, तो हमारे चारों तरफ यानी जहां पर भी आप चाहे रोड पे हो चाहे आप अपने घर में हो, उस हवा में चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से धूल के कण होते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे से क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये है हमारे घर में उपस्थित वो धूल का कण। और यहीं पर क्या होता है, जो सलाइवा का जो ड्रॉपलेट्स निकले थे ना, तो वो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, इसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, इसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं। और क्या होता है, ये जो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये जो धूल का कण है, और ये धूल का कण क्या होता है, यहां पर हमारे चारों तरफ रहता है। ठीक है, चारों तरफ रहता है और ये करीब करीब ये जो यहाँ पर सलाइवा ड्रॉपलेट्स और इसके अंदर जो कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस इस ड्रॉपलेट के ऊपर 2 से 3 घंटे तक जिंदा रह सकता है। अब इसके पूरे पूरे चांसेस है कि यहां पर क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा कि मैं अगर कोरोना वायरस से इंफेक्टेड व्यक्ति हूं, मैंने यहां पर छींका या खांसा,
तो खांसने की वजह से क्या होगा, ड्रॉपलेट्स निकलेगी, उस ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होगा, कोरोना वायरस होगा और वो यहां पर उपस्थित धूल के कण के ऊपर बैठ जाएगा और यहां पर इस हवा में यहीं पर फ्लोट करता रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि करीब 2 से 3 घंटे तक वो यहीं होगा। फिर एक दूसरा व्यक्ति अगर इसी जगह पर आता है तो इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि उसे भी कोरोना वायरस हो सकता है, ये क्योंकि कोरोना वायरस उसके शरीर में पहुंच सकता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, तो कोरोना वायरस इस धूल के कण की हेल्प से क्या कर सकता है, हवा में कुछ फ्लोट कर सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बिल्कुल नहीं। अब बिल्कुल नहीं का मतलब क्या है कि अभी तक वैज्ञानिकों को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि कोई कोरोना वायरस क्या हो गया कि मेरे अंदर से निकला और हवा में फ्लोट करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को लगा जो ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो इसीलिए क्या होता है कि भैया बहुत जरूरी है सामाजिक दूरी बनाए रखें। और साथ ही साथ में अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि लॉकडाउन जैसी चीजें करना क्यों जरूरी है। तो लॉकडाउन जैसी चीजें इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसे पता नहीं चलता है। अभी हम देखेंगे क्यों पता नहीं चलता। अब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति है कोरोना वायरस से, उसने छींका, छींकने के बाद क्या होगा, धूल के कण क्या होंगे, वहीं पर उसी जगह पर होंगे और वहां पर काफी सारे लोग गुजरेंगे और वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन या लोगों को एक जगह स्थिर करना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब साथ ही साथ में कोरोना वायरस जब कोई व्यक्ति छींकता है तो छींकने की वजह से जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके अंदर जो कोरोना वायरस होता है वो अलग अलग सरफेसेस पे कुछ अलग अलग समय तक जिंदा रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैंने छींका, यहाँ पर एक कांच का ग्लास रखा हुआ है या कांच की कोई सी टेबल रखी हुई है तो उसके ऊपर करीब 96 घंटे तक वो कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। साथ ही साथ में ये डोर डोर जिसको अपन छूते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये डोर के जो हैंडल होता है, जो स्टील होते हैं, इस स्टील के ऊपर 72 घंटे तक यहीं पर ये हो जाएगा कि क्या होता है कि जो घरों के सामने आपने देखा होगा ना कि जो सीढ़ियों पे चढ़ते समय जो रेलिंग होती है, उस रेलिंग जो भी स्टील की बनी हुई होती है उसके ऊपर 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। कार्डबोर्ड के ऊपर 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग सरफेसेस पे ये अलग अलग तरीके से काफी दिनों तक रह सकता है। तो आप सभी लोगों को काफी दिनों तक तो नहीं, काफी घंटों तक रह सकता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी चीज को छुओ तो छूने के बाद तुरंत हाथ धो। सैनिटाइजर क्या काम करता है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ में समय समय पर आप सभी लोगों को हर उन चीजों को जिसको आप बार बार छूते हो उसे सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन सरफेसेस पे कोरोना वायरस होने के पूरी संभावना होती है। चलिए अब सबसे पहली बात, तो कोरोना वायरस एक किसी व्यक्ति को किस तरह से बीमार करता है। तो बीमार करता है शरीर के किस अंगों पर ये इफेक्ट करता है, तो इन चीजों को हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि हमारे लंग्स किस तरह से काम करते हैं, हमारे फेफड़े किस तरीके से काम करते हैं। तो कोरोना वायरस जो है वो बेसिकली हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है सीधे। ठीक है, अब क्यों लंग्स को, ध्यान से समझते जाइएगा कि लंग्स को ही क्यों इफेक्टेड करता है। तो ये बनाया मैंने यहां पर लंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से लंग्स होते हैं, मनुष्य के शरीर के अंदर 2 जोड़ी लंग्स यानी 2 जोड़ी फेफड़े होते हैं। अब इन फेफड़ों को थोड़ा सा बाहर तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। तो ये वाले हिस्सा जो होता है जिसे कहा जाता है वायु नलिका, वायु नलिका जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रैकिया। फिर ये ट्रैकिया आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिसे ब्रोंकी कहा जाता है। तो इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है ट्रैकिया। ठीक है, ओके। और यहां पर ये जो बाद में ये 2 हिस्से डेवलप हो रहे हैं और फिर अंदर बहुत सारे हिस्से उनके ब्रांचेस जैसे निकलते जा रहे हैं, इन सभी को कहा जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, इन सभी को क्या कहा जाता है, ब्रोंकी या ब्रोंकाई इसे कहा जाता है। अब ध्यान से समझते जाइएगा। तो मेन खेल कहां पर होता है, तो मेन खेल होता है इसके लास्ट टिपिकल पोर्शन पे। तो जैसे इसका लास्ट टिपिकल पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा लंग्स, और इस लंग्स के लास्ट टिपिकल पोर्शन पे क्या होता है, तो लास्ट टिपिकल पोर्शन पे कुछ इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती है जो यहाँ के एक कॉर्नर पर मैंने बताई है। इन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई, यानी इन्हें ही कहा जाता है कुपिकाएं। और यही हमारे शरीर की बहुत ही यानी हमारे ब्रीदिंग, हमारे श्वसन तंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है। ठीक है, इन्हें हिंदी में कहा जाता है कुपिका और अंग्रेजी में ही इसे कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, ओके। अब एल्वियोलाई, अब यहां पर क्या होता है, तो यहीं पर होता है गैसों का आदान प्रदान।
इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने ब्रीदिंग करी, जैसे ही आप सांस लेते हो तो सांस के माध्यम से आपके शरीर के, आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन फाइनली जाकर ये बबल्स में भर जाती है। ठीक है, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस बबल में जाकर क्या हो जाती है, ये भर जाती है। और भरने के बाद क्या होता है, तो यहीं पर मेन चीज ध्यान से देखिएगा कि इनकी दीवारें इतनी पतली होती है और इतनी मतलब इलास्टिक होती है, ये इस तरीके से गुब्बारे जैसे फूलते हैं और बंद होते हैं, गुब्बारे जैसे फूलते हैं और बंद होते हैं। इसी वजह से हमारे फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि इनकी दीवारें बड़ी पतली होती है। अब बड़ी पतली होती है और यहां पर ये ब्लू और रेड कलर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ब्लू और रेड कलर की जो ये ब्लड वेसल्स होती है, बड़ी बड़ी छोटी सी क्या होती है, मतलब छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी रक्त नलिकाएं होती है जो इन कुपिकाओं को घेरे हुए होती है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे ही आपने सांस ली तो सांस के दौरान ऑक्सीजन गैस इसके अंदर गई और वो ऑक्सीजन गैस क्या होता है, इन्हीं कुपिकाओं के दीवारों से होते हुए इस ब्लड वेसल्स में चले जाती है और यहीं पर शरीर से जो आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो इन कुपिकाओं में वापस आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरीके से हम सांस छोड़ते हैं। तो सांस छोड़ते समय हम क्या करते हैं, शरीर के द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ में जैसे हमने ब्रीदिंग करी है, सांस ली है, तो उसके द्वारा जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर मिक्स हो जाती है। उम्मीद है काफी अच्छी तरीके से ये चीजें आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहीं पर होता है मेन कुपिकाओं का काम। अब देखिए, आप सभी लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि जितना भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीजें बनी हुई है, सारी की सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब सारी की सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, यानी इसका मतलब क्या है कि मेरी स्किन भी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, आंखें भी, बाल भी, मेरा पूरा शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है, बड़ी छोटी छोटी सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये जो कुपिकाएं बनी हुई हैं, ये कुपिकाओं को भी अगर अंदर से देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होगी और यहीं पर खेल होता है कोरोना वायरस इन्हें कुपिकाओं की कोशिकाओं को क्या करता है, अटैक करता है। अब किस तरह से अटैक करता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले चीज ये देखिएगा कि आप सभी लोगों को मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये कोरोना वायरस का डायग्राम है। अब ये कोरोना वायरस का डायग्राम है, आप सभी लोगों ने इस डायग्राम के ऊपर काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में या अपने टीवी न्यूज में देखा होगा कि कोरोना वायरस को बनाते समय उसके ऊपर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ये वाले। अब ये वाले स्ट्रक्चर यही यहाँ पर रेड रेड कलर में दिख रहे हैं। अब इन्हें क्या कहा जाता है, तो ये है उस कोरोना वायरस के ऊपर का, इसे कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, तो यही क्या है, कोरोना वायरस की वही चाबी है, ताला चाबी वाला सिद्धांत यहां पर काम करता है। तो ये है स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस के ऊपर। अब ध्यान से समझते जाइएगा, तो ये है कोरोना वायरस के बारे के ऊपर का मैंने एक स्पाइक प्रोटीन के बारे में बताया। अब चलिए जरा हम हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी लंग्स की उस कोशिकाओं को देखते हैं। अब ये जनरली लंग्स की कोशिका तो क्या है, मतलब क्या है कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर आप सभी को क्या बताया है कि ये जनरली सभी कोशिकाएं होती है, लेकिन लंग्स की कोशिकाओं के अंदर क्या है, क्या खासियत होती है जो दूसरी कोशिकाओं के पास में, थोड़ा सा समझिएगा। क्या होता है, ये कोशिकाएं हैं। अब कोशिका जो होती है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये बहुत सारी चीजें होती है। अब साथ ही साथ में ये पूरी जो कोशिका होती है वो किससे घिरी हुई होती है, तो ये कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन को मेन चीज क्या है कि अगर ये कोरोना वायरस चाहता है, कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसना चाहता है, तो इसका आसान काम नहीं है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर, कोशिका के अंदर किसी भी हर चीज को अंदर नहीं घुसाती है। ठीक है, क्या होता है, तो यहां से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, जिसे परासरण कहते हैं। उस परासरण की प्रक्रिया के दौरान पानी अंदर जा सकता है, पानी यहां से बाहर आ सकता है। लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट, ये इसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहीं पर बहुत बार वर्ड हम यूज करते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। अब सिलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहीं पर इस कोशिका झिल्ली है, यहां पर आप काफी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के ऊपर भी कुछ इस तरीके के रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जैसे कोई न्यूट्रिएंट आया, मान लेते हैं जैसे ग्लूकोज आया,
अब ग्लूकोज को तो ग्लूकोज की तो मतलब कोशिका को ग्लूकोज की तो जरूरत है। अब जैसे ये ग्लूकोज का आया तो ग्लूकोज क्या करता है, इस रिसेप्टर पर टकराता है और इसको सिग्नल मिलता है कि हाँ ये तो न्यूट्रिएंट है, और न्यूट्रिएंट है तो क्या करता है कि यहां पर इस स्पाइक मतलब इस रिसेप्टर की वजह से क्या होता है, वो चीजें इसके अंदर घुस जाती है। और बस यही चीजें कुल मिला के आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हो कि ये क्या है कि इस कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होते हैं, इस तरीके के ये रिसेप्टर, ये ताले जैसे काम करते हैं, और जिनके पास इसके अंदर घुसने की चाबी होती है वही इसके अंदर घुस पाते हैं। ठीक है, बाकी यहां से कोई भी चीज इसके अंदर घुस नहीं पाएगी पानी के अलावा। अब चीजों को समझिएगा। अब लाखों साल करो, कोरोना वायरस आज से नहीं, ये लाखों सालों से, लेकिन लाखों सालों से म्यूटेट होते 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 इसको वो चाबी मिल चुकी है जो इसके ऊपर, ये जो स्पाइक प्रोटीन मैंने आप लोगों को बताया था, ये स्पाइक प्रोटीन जो है इसको इसके इस ताले की चाबी मिल चुकी है। अब इस ताले की चाबी मिल चुकी है तो जैसे ये कोरोना वायरस यहां पर आता है, ये कुछ इस तरीके से, और इसका स्पाइक प्रोटीन इससे जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोरोना वायरस यहां पर आया और इसके इस स्पाइक प्रोटीन से जुड़ गया। अब जैसे ही तो इस कोशिका को क्या लगता है कि यार ये कोई न्यूट्रिएंट चीज है, ये ऐसी चीजें है जो कोशिका के लिए जरूरी है। अब इसीलिए क्या करती है कि ये कोशिका की ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको अंदर घुसने के लिए अलाउ कर देती है। अब यही बात जरूरी है बच्चों, यहां पर अब ध्यान से देखते जाइएगा कि क्या ये वाला सिस्टम, जब कोरोना वायरस आता है तो ये स्किन, हमारे हाथ भी तो कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो यहीं पर कोई कोरोना वायरस इसके अंदर क्यों नहीं घुसता? तो उसका रीजन ये है कि इस हाथ की जो कोशिका है, उस हाथ की कोशिकाओं के ऊपर इस तरीके के रिसेप्टर नहीं पाए जाते, और इस तरीके के रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस इन कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुस पाता, इसको अलाउ नहीं कर पाता। और सिर्फ इस तरीके के ये जो रिसेप्टर हैं, ये हमारे किसके, लंग्स के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर होते हैं। इन रिसेप्टर का नाम होता है, इसे S2 रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, ओके, इसे S2 रिसेप्टर कहा जाता है। तो इस S2 रिसेप्टर के ऊपर ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है किसका, कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो बहुत अच्छे से चिपक जाता है, और क्या हो जाता है, मतलब ताले से चाबी जुड़ जाती है और वो अंदर इस मकान के अंदर घुस जाता है, और यहीं पर खेल एकदम शुरू हो जाता है कोरोना वायरस का। अब कोरोना वायरस के अंदर क्या होता है, तो कोरोना वायरस के अंदर कोई डीएनए नहीं होता है, कोरोना वायरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। ठीक है, यानी आरएनए क्या है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और सिर्फ इसका एक ही काम होता है, इस कोरोना वायरस का शरीर के अंदर घुसकर एक ही काम होता है, रेप्लिकेशन करना। रेप्लिकेशन करने का मतलब अपनी ही जैसी क्या होता है कि ढेर सारी कोशिकाएं बनाना, एक के बाद एक के बाद तुरंत बनाना। अब जैसे ये कोरोना वायरस इसके अंदर घुस तो गया, अब घुसने के बाद क्या होता है, ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे ये घुसता है और घुसने के बाद क्या करता है, इस न्यूक्लियस को हाइक कर लेता है, इस न्यूक्लियस को हैक कर लेता है, और न्यूक्लियस को हैक करने के बाद ये पूछता है भैया तुम्हारा राइबोसोम कहां है। क्यों राइबोसोम के बारे में क्यों पूछता है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन का निर्माण करता है तो ये क्या करता है कि इस राइबोसोम पे जाके अपने आरएनए को देता है, और इस राइबोसोम से बोलता है कि तुम आरएनए की कॉपी बनाना शुरू करो। और ये क्या होता है, ये बिल्कुल एक तरीके की फोटोकॉपी जैसी मशीन होती है कि बस इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन निर्माण। ये नहीं देखती, बिल्कुल फोटोकॉपी जैसे फोटोकॉपी की एक मशीन होती है उसके ऊपर ये निर्भर, फोटोकॉपी की मशीन ये नहीं बोलती है कि आप इसे ही प्रिंट करो, वो तो आप जो चीज रखोगे वो उसका प्रिंट करके दे देगा। बस इसी तरीके से राइबोसोम भी क्या होता है, तो कोरोना वायरस अपना आरएनए देता है, और आरएनए को ये तुरंत फटाफट इसकी फोटोकॉपी करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से इस सेल के अंदर ढेर सारे क्या बनने लग जाते हैं, ये कोरोना वायरस बनने लग जाते हैं, और ढेर सारे काफी सारे ये कोरोना वायरस बनने लग जाते हैं। इसके अंदर करोड़ों कोरोना वायरस एक कोशिका के अंदर बनने लग जाते हैं। फिर बहुत सारे बनते इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कुछ मतलब जगहों की कमी हो जाती है, और जगह की कमी के साथ साथ और भी दूसरे कारणों की वजह से क्या होता है, ये सेल फट जाती है, और जैसे ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो पहले जो 1 करोड़ कोरोना वायरस थे वो एक कोशिका के अंदर थे, अब वो निकल जाते हैं,
और ऐसे जा जाके हमारे शरीर के अंदर जो जो कुपिकाएं होती है, जो एल्वियोलाई होती है, वो 60 करोड़ कुपिकाएं होती है, उनके अंदर लाखों अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं होती है, और उन कोशिकाओं से जाकर ये फिर से चिपकने लग जाते हैं और फिर से अपने अंदर उनके अंदर घुस घुस के क्या करने लग जाते हैं, अपनी कॉपी बनाने लग जाते हैं। और ये प्रक्रिया मतलब बहुत जल्दी से क्या करते हैं, ये अपनी कॉपीज बनाने लग जाते हैं। अब आगे की चीजें को समझते हैं। अब इस तरीके से तो बढ़िया, जब ये कॉपी बन गई है, ठीक है, तो अब इससे बचने का तरीका क्या है? तो जैसे ये क्या होता है, ये कोशिका ब्लास्ट होती है, जैसे ये कोशिका ब्लास्ट होती है, फटती है, तो तुरंत हमारे डब्ल्यूबीसी को ये संदेश मिलता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये संदेश मिलता है कि यार कुछ ना कुछ चीजें तो आई है। तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे पहले एक छोटी सी चीज और जानिएगा कि एक कोशिका में किसी कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपी बनने में, यानी एक कोशिका के अंदर किसी कोरोना वायरस की करोड़ों कोशिकाओं को बनने में 2 से 10 दिन का समय लग सकता है, और इसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे शरीर के अंदर कोरोना वायरस आया और मुझे उस कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखेंगे, तो ऐसा दिखने में 2 से 10 दिन का समय लग सकता है। और बस यही तो भैया देर हो जाती है कि यहीं पर तो मेन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यहीं से सब सारी समस्याएं शुरू होती है। कि क्या होता है कि जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कोरोना वायरस हुआ है, और इस 2 से 10 दिन के दौरान क्या होता है कि मैं लोगों के बीच में ढेर सारे कोरोना वायरस बांटते फिरता हूं, और मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं तो स्वस्थ हूं। और यहीं पर इसीलिए क्या होता है कि जो व्यक्ति जहां है वहीं पर उसे रोक दिया जाए, तो इस कोरोना वायरस को फैलने की इस कड़ी को तोड़ा जा सकता है। अब साथ ही साथ में अब ध्यान से देखते जाइएगा कि ये कोरोना वायरस अब मेरे शरीर के अंदर आ तो गया, अब हमारा इम्यून सिस्टम इसके अंदर क्या करता है? तो अब हमारे शरीर के अंदर का इनेंट इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अब इनेंट इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो इन कोरोना वायरस को क्या होता है, मारने के लिए ये पैदा होता है। अब कुछ इस तरीके से बिल्कुल एक पुलिसमैन की तरह, अब ये पुलिसमैन की तरह क्या करता है, इस कोरोना वायरस को मारता है, और कोरोना वायरस को मारता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस जब तक और दूसरी कोशिकाओं में घुस चुकी होती है और घुस के अपनी ढेर सारी कॉपी बना चुकी होती है, इसका मतलब क्या होता है, और नए नए कोरोना वायरस बनते जाते हैं शरीर के अंदर। यानी हमारा इनेट इम्यून सिस्टम जितने कोरोना वायरस को मार नहीं पाता है, उससे ज्यादा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और फिर इसी वजह से ध्यान से समझिएगा कि इसी वजह से हमारा शरीर क्या काम करता है, इनको तुरंत ज्यादा से ज्यादा मारने के लिए एक हॉस्टेज इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अब हॉस्टेज इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि वो शरीर के ताप को बढ़ा देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। और टेम्परेचर इसलिए बढ़ाता है ताकि कुछ कोरोना वायरस जो है वो उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाए, मर जाए। इसी वजह से कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है उसे बहुत ज्यादा या तेज बुखार होने का यही कारण होता है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तो बनते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारा इनेट इम्यून सिस्टम जितने कोरोना वायरस को मार नहीं पा रहा है, उससे ज्यादा कोरोना वायरस शरीर के अंदर डेवलप हो रहा है। अब इसी के लिए क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक दूसरा इम्यून सिस्टम क्या होता है, काम करने लग जाता है, जिसे एडवांस इम्यून सिस्टम या एडोप्ट इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब ये क्या काम करता है, तो ये बनाता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जनरली क्या होते हैं, तो एंटीबॉडीज जो भी होते हैं वो जनरली एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब किस तरीके के एंटीबॉडीज बनाता है, तो ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे ये पीछे की तरफ आप लोगों को ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है कोरोना वायरस। अब इस कोरोना वायरस के ये जो स्पाइक प्रोटीन है, यही दिक्कत है कि अगर किसी तरीके से उस स्पाइक प्रोटीन को ही तोड़ दिया जाए, या उसी को ही खराब कर दिया जाए, या उसी के ऊपर कुछ और चीजें चिपका दी जाए, तो वो कोशिकाओं के अंदर नहीं घुसेंगे, और कोशिकाओं के अंदर नहीं घुसेंगे तो अपनी कॉपी नहीं बना पाएंगे, और अपनी कॉपी नहीं बना पाएंगे, इसका मतलब कोरोना वायरस फैल भी नहीं पाएगा शरीर के अंदर। तो इसीलिए क्या होता है, अब हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसकी पहचान करके इसके ऊपर चिपकने वाला स्पाइक प्रोटीन फिर से बनाता है खुद। और ये स्पाइक प्रोटीन बनाता है, और ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, तो इस कोरोना के ऊपर के ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, और ये क्या होता है, इन्हें ही हमने इस तरीके की चीजों को ही बोला है एंटीबॉडी। और ये इस तरीके के प्रोटीन बनाता है जो एक स्पाइक प्रोटीन के ऊपर सारे के सारे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। यानी कुल मिला के आप इस तरीके से समझिए कि इनकी सही चाबी में वो गलत चाबी फिट कर देते हैं। अब जैसे ही गलत चाबी फिट कर देते हैं, और अब ये पूरा का पूरा किसी कोशिका के ऊपर जाएगा, उसके S2 रिसेप्टर से टकराएगा, तो S2 रिसेप्टर उसे अलाउड नहीं करेगा और वो कोशिका में नहीं घुस पाएंगे। तो ये काम होता है एंटीबॉडीज का।
और इस तरीके से फिर क्या होता है, इसको इस तरीके से चिपका लिया, सबको घेर लिया, मतलब सारे हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोरोना वायरस को इस तरीके से हमारे शरीर ने ढेर सारी एंटीबॉडीज बनाई और उस एंटीबॉडीज ने घेर लिया। फिर घेरने के बाद हमारे शरीर के जो सोल्जर, शरीर के सिपाही जिसे कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, तो वो डब्ल्यूबीसी एक्टिव होते हैं और डब्ल्यूबीसी के अंदर जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो क्या काम करते हैं, इस कोरोना वायरस को खा के पचाने लगते हैं। इसका मतलब पूरी तरीके से खत्म करने लग जाते हैं और खत्म करने लग जाते हैं और सारे कोरोना वायरस को वो तुरंत क्या करते हैं, जल्दी खाने का काम करते हैं और कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से जो पीड़ित था वो इस तरीके से सुधर जाता है। अब लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि ये जो एंटीबॉडीज बन रही है ये पहले कोरोना वायरस के टाइम पर ही क्यों नहीं बनती है? शरीर के अंदर पहले कोरोना वायरस के टाइम पे ही ये एंटीबॉडीज बन जाए तो कितना अच्छा है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, तो प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये कोरोना वायरस शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर, जो हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम होता है, इस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर चिपकने वाले एंटीबॉडीज को बनाने के लिए क्या होता है, इससे समय लगता है क्योंकि वो उसकी स्टडी करता है। तो कोरोना वायरस के ऊपर जो चिपका हुआ जो स्पाइक प्रोटीन होता है, इस स्पाइक प्रोटीन का हमारा शरीर क्या करता है, इसकी स्टडी करता है। इसके ऊपर चिपकने वाले प्रोटीन को निर्माण करने में थोड़ा सा समय लगता है और बस यही खेल होता है किसी की जीवन और किसी की मृत्यु के बीच में, जिसका इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम का मतलब यहां पर समझिएगा, इम्यून सिस्टम का मतलब यह है कि जिसका शरीर इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की जल्दी से स्टडी कर लेता है, जल्दी से इसका अध्ययन करके इसकी एंटीबॉडीज जो बना देता है, और वो एंटीबॉडीज अगर उसने सही समय पर बना दी और सही क्वांटिटी में बना दी, ज्यादा मात्रा में बना दी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आसानी से उसके ऊपर विजय पा लेगा। लेकिन जिसके शरीर का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो अक्सर वृद्ध लोगों में देखा जाता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका होता है, अब वहीं पर तो उनका इम्यून सिस्टम इस स्पाइक प्रोटीन को पहचानने में बहुत देर कर देता है, और अगर उन्होंने उसके शरीर के अंदर इसको बन भी गया उनके अंदर, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज, तो उनके शरीर के अंदर इतनी एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है कि वो सारे के सारे कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर चिपकता है, और जिस वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्टेड होते रहता है और फाइनली उस इंसान की मौत हो जाती है। तो इसीलिए क्या है कि बहुत जरूरी है कि हम हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान दें। छोटे बच्चों के अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके शरीर में बहुत एंटीबॉडीज कम डेवलप हो पाती है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोगों को इतना पूरी सारी चीज, सारा सिस्टम समझ में आया होगा, तो आप लोगों को अब वर्किंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन भी समझ में आ चुका होगा, यानी वैक्सीनेशन किस तरीके से काम कर सकता है हमारे शरीर के अंदर, वो भी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये चीजों को समझिएगा कि हम लोगों ने, इंसान ने क्या करा कि जिसके शरीर के अंदर ये एंटीबॉडीज बन चुकी थी, या फिर इस कोरोना वायरस के ऊपर, ध्यान से समझते जाइएगा, मेन खेल है इस कोरोना वायरस के ऊपर बने हुए स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करने का। अगर इसको सही समय पर ब्लॉक कर दिया तो कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा हमारे अंदर, भैया कछु नहीं कर पाएगा ये। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन, यानी क्या होता है कि हम हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, मतलब क्या होता है कि अलग तरीके के ये वैक्सीनेशन यानी दवाइयों के रूप में वो जो प्रोटीन बनाने की जो टेक्निक होती है, ध्यान से समझते जाएगा, टेक्निक, मैं टेक्निक वर्ड का यूज कर रहा हूं, प्रोटीन हम नहीं भेजते हैं, उस कोरोना वायरस के ऊपर चिपकने वाले प्रोटीन, ठीक है, जिसको हमने एंटीबॉडीज नाम दिया है, वो एंटीबॉडीज को बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो प्रक्रिया है वो इस वैक्सीनेशन के अंदर होती है। और इसे एक स्वस्थ का मतलब क्या है कि अगर पूरी तरीके से स्वस्थ हूं तो मेरे शरीर के अंदर ये इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये वैक्सीनेशन को इंजेक्ट कर दिया गया तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया कि पहले से ही उस एडवांस इम्यून सिस्टम के पास पहले से ही क्या पहुंचा दी जाती है, वो जानकारी पहुंचा दी जाती है जो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर चिपकने के लिए जो प्रोटीन निर्माण है उसकी जानकारी पहले से ही पहुंचा दी जाती है। अब जब जैसे ही वो जानकारी अगर पहले से पहुंचा दी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आगे भविष्य में जब मुझे कोरोना वायरस आएगा मेरे शरीर के अंदर, पहले 2-4 कोरोना वायरस आए
तो उसी की वजह से क्या होगा कि मेरे शरीर के अंदर पहले से ही पता है कि स्पाइक प्रोटीन के ऊपर चिपकने वाले एंटीबॉडीज कैसे बनाना है, मेरे शरीर को पता है, तो वो तुरंत क्या करता है कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, स्पाइक प्रोटीन के ऊपर चिपकने वाले एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज चिपकती है, माइक्रोफेजेस उसको किल कर देते हैं और कोरोना वायरस से हम बच जाते हैं। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन काम करती है। लेकिन अब यहां पर देखिए बहुत सारे अलग अलग देशों ने अपनी अपनी अलग अलग वैक्सीन बनाई हैं, ठीक है, भारत के अलग अलग, भारत ने 2 वैक्सीन बनाई हैं, इसी तरीके से अमेरिका ने अपनी अलग वैक्सीन बनाई है। तो मैं एक और क्लास आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक और क्लास लाऊंगा जिसमें किस तरीके से इंडियन वैक्सीन में क्या है और जो विदेशी वैक्सीन है वो किस तरीके से काम करती है, या वैक्सीनेशन किस तरीके से बनाई जाती है, इसके कितने डोज जरूरी है, क्या है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब साथ ही साथ में जब तक आप लोगों को वैक्सीन नहीं लगे तब तक इसकी सुरक्षा का उपाय क्या है, तो भैया इस कोरोना वायरस से सबसे सुरक्षा का उपाय है कि आप समय समय पर हाथ धोते रहिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस तब तक आपके शरीर को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता जब तक ये आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों तक ना पहुंचे। अब फेफड़ों तक अगर फेफड़ों तक पहुंचना है तो फेफड़ों तक पहुंचने के लिए आपके हाथ ही क्या करेंगे, इसकी मदद करते हैं। आपके हाथ पे अगर ये कोरोना वायरस चिपका हुआ है और आपने जैसे आपके नाक को छुआ, मुंह को छुआ, आंखों को छुआ, तो इनके माध्यम से क्या होता है, वो शरीर के अंदर घुस सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, तो साबुन से हाथ धोने के लिए कहा जाता है। अब साबुन से हाथ धोने के लिए भी क्यों, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है, इस कोरोना वायरस के ये जो ऊपर की लेयर जो होती है, इस ऊपर की लेयर को साबुन का जो घोल होता है, साबुन का जो पानी होता है, इस ऊपर की लेयर को ही तोड़ देता है। अब जैसे ही तोड़ देता है तो अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बचा, वो बचता ही मतलब क्या होता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता और पूरा कोरोना वायरस क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, और लेकिन इसके ऊपर की इस लेयर को घोलने के लिए तकरीबन 20 सेकेंड का समय लगता है। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि साबुन से आपको हाथ अच्छे से धोना है और 20 सेकेंड तक धोना है। साथ ही साथ में इसका एक बहुत बड़ा अच्छा हथियार है, बहुत अच्छा दुश्मन है, और वो है हैंड सैनिटाइजर। तो ये हैंड सैनिटाइजर जो होता है इसके अंदर अल्कोहल होता है। तो ये अल्कोहल वाला सैनिटाइजर क्या काम करता है, तो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर जो होता है वो तुरंत ही क्या करता है, इसके आउटर लेयर को तुरंत बहुत जल्दी से क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी फ्यूम भी इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। फ्यूम का मतलब समझ पा रहे हो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो हल्की सी ऐसी बौछारें कर दी जाए अगर इस सैनिटाइजर की, तो हमारे स्किन के ऊपर जो चिपके हुए कोरोना वायरस तुरंत मर जाएगा। तो इसकी फ्यूम भी काम करती है। तो बोलो सर फिर ऐसे ही सैनिटाइजर क्यों नहीं पी लेते हैं, अरे भैया सैनिटाइजर अगर पी लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर दूसरी समस्याएं शुरू हो जाएगी। तो ये सैनिटाइजर सिर्फ बाहरी रूप से कोरोना वायरस को मारने के लिए बहुत अच्छी, बहुत कारगर चीज है, लेकिन आंतरिक रूप से इसका यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, साथ ही साथ में आप सभी लोगों से निवेदन है, एग्जाम गुरुजी की टीम के द्वारा आप सभी लोगों का निवेदन है, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ में आप मास्क का जरूर उपयोग करें। अगर आप मास्क पहन के रहेंगे तो आपको, अगर कोरोना वायरस से आप इन्फेक्टेड है या कोरोना वायरस, ये मास्क दोनों तरीके से बचाता है। ये कोरोना वायरस को से अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उस कोरोना वायरस को बाहर निकलने से रोकता है, साथ ही साथ में बाहर से अगर किसी को कोरोना वायरस है तो उसे शरीर में घुसने से भी रोकता है। तो इसीलिए मास्क बहुत जरूरी है। ठीक है, तो काफी अच्छी तरीके से आप सारी चीजें आज के लेक्चर में आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में धड़ल्ले से पहुंचाइए। आप सभी लोगों के बीच में ये कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा जागरूकता भी हमें फैलानी है। अगर हम जागरूक हो गए, अगर हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर प्रण लिया, एक साथ मिलकर जागरूक हो गए, तो इस कोरोना वायरस को हराना मुश्किल नहीं है, इसे हम आसानी से हरा सकते हैं। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। ठीक है, चलिए, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।